नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हमारे और आपके YouTube चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल के 70 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप दर्शकों का बहुत शुक्रिया। हर दिन खबर चलती है, अफवाहें उड़ती हैं, दोस्त फ़ोन करते हैं कि सरकार यूट्यूबर पर लगाम लगाने जा रही है, चैनल बंद करने का रास्ता खोज रही है। अगर ऐसा कभी हो भी गया तो डरना क्या, हम फिर से हाजिर हो जाएंगे और आप पर यकीन है कि आप हमें YouTube की दुनिया में खोजते खोजते हम तक पहुंच ही जाएंगे। यही आपकी लड़ाई है जिसमें आपने कामयाबी हासिल की है। आपकी बदौलत हम गोदी मीडिया से घिरे इस दौर में खड़े हो पाए हैं। गोदी मीडिया की गुलामी से लड़ने के अलावा किसी के पास दूसरा रास्ता नहीं है। उम्मीद है आप ज्वाइन बटन दबाएंगे और हमें आर्थिक सहारा देते रहेंगे, तभी हम इससे आगे भी जा पाएंगे। अब आते हैं एक देश एक चुनाव पर। चुनाव से कौन परेशान है? क्या बिहार के लोगों ने कह दिया कि तमिलनाडु के साथ चुनाव हो, या केरला के लोगों को दिक्कत हो गई कि जो चुनाव हुए हैं उनकी सरकार बीच में भंग कर दी जाए, लोकसभा के साथ चुनाव हो, या यूपी के लोगों ने कहा है कि अभी 2 साल पहले चुनाव के बाद जो सरकार बनी है उसे भंग कर लोकसभा के साथ चुनाव हो। यह मुद्दा जनता का है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, इससे बिहार या यूपी या अन्य राज्यों में विकास का काम कैसे रुक गया है? मध्य प्रदेश और राजस्थान में ही आचार संहिता लागू होने से पहले केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने कितनी योजनाओं की घोषणा कर दी और उद्घाटन कर दिए, तो विकास का काम करने से किसने रोका है? चुनावों ने या नेताओं ने तय कर लिया है कि चुनाव के समय सपने दिखाएंगे, इसलिए विकास को रोक कर रखते हैं। क्या हमने सोचा है कि एक ही चुनाव होंगे तो उसके हंगामे में राज्यों के स्थानीय मुद्दे हवा हो जाएंगे, ठीक से उन पर चर्चा नहीं हो पाएगी? आज के दौर में इसका मतलब बदल गया है। मीडिया और पैसे पर कंट्रोल एक ही पार्टी का बढ़ता जा रहा है, तो मुद्दे भी उसी के होंगे। इसलिए आप आज की तुलना 1967 तक होने वाले एक चुनाव से नहीं कर सकते हैं। स्थानीय स्तर के नेता भी राष्ट्रीय मुद्दों के भोंपू बनकर रह जाएंगे, नीचे के मुद्दे नीचे रह जाएंगे। इससे क्या ग्रास रूट पर लोकतंत्र बेहतर हो जाएगा? तब तो कोऑपरेटिव से लेकर पंचायत के भी चुनाव एक ही साथ करा लेने चाहिए, ताकि सब एक ही बार में फ्री हो जाएं। इसी से जुड़ा सवाल है कि हर समय देश में चुनाव है या हर समय प्रधानमंत्री चुनाव में है? चुनाव समस्या है या किसी ने इसे समस्या बना दिया या पेश करने की ठान ली है? क्या यह सही नहीं है कि विधानसभा चुनावों में स्थानीय नेताओं की तरफ व्यस्त होकर प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को चुनावी प्रधानमंत्री बना लिया है और अब उनसे नहीं संभल रहा है? राज्यों में जनादेश पलट रहे हैं तो एक देश एक चुनाव की चर्चा छेड़ दी गई है। हमारे पास तुलनात्मक आंकड़ा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी से पहले के प्रधानमंत्री राज्यों के चुनावों में कितनी रैलियां किया करते थे। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा कोई भी प्रधानमंत्री विधानसभा चुनावों में इस तरह रैलियां नहीं करता है। 2014 के बाद से सब बदला है। राज्यों में चुनाव का ऐलान होता नहीं कि उसके पहले से वहां के नेताओं से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्री व्यस्त हो जाते हैं। उनकी कितनी रैलियां, कार्यक्रम, सभाएं होने लग जाती हैं, इसे बड़ी बड़ी हेडलाइन के जरिए छापा जाता है। जब तक राज्य का चुनाव नहीं होता वो दिल्ली में कम ही नजर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अभी तक मणिपुर नहीं जा सके, वहां पर अभी भी गोलियां चल रही हैं और लोग मारे जा रहे हैं। मगर मध्य प्रदेश में चुनाव नवंबर दिसंबर में होंगे, लेकिन अप्रैल महीने से अब तक वहां 5 बार जा चुके हैं। आचार संहिता लागू होने से पहले वहां के कार्यक्रमों पर कितने करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, इसका कोई हिसाब नहीं, आंकड़ा नहीं है। इसलिए एक देश एक चुनाव की समस्या नहीं है, देश का मुद्दा नहीं है, यह प्रधानमंत्री मोदी का निजी मुद्दा है, क्योंकि देश हर समय चुनाव में नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी हर समय चुनाव में है। 2021 के बंगाल के चुनावों में 14 दिनों में 23 रैलियां उन्होंने की, खबरें छपी हैं। 20 दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री ने 79 रैलियां की, रोड शो, टाउन हॉल किए। यही नहीं, केंद्र सरकार ने 52 मंत्रियों को भी चुनाव में उतार दिया। मार्च 2022 में यूपी में चुनाव हो रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में 3 घंटे का लंबा रोड शो किया। यूपी में 24 रैलियां की, 5 ऑनलाइन सभाएं की, कर्नाटका में 6 रोड शो किए और 19 रैलियां।
एक पुरानी रिपोर्ट है मीडिया में कि 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कर्नाटका के विधानसभा चुनाव में केवल 2 रैलियां की थी। यही नहीं, कर्नाटका चुनाव में अमित शाह ने 16 रैलियां की, 15 रोड शो किए। 2020 के बिहार चुनावों में 12 रैलियां की। इस राज्य में 2015 के चुनाव में 31 रैलियां प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। नवंबर 2022 में भाजपा नेता CR पाटिल ने बताया था और छपा है कि गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 3 मुख्यमंत्रियों, 6 कैबिनेट मंत्रियों का प्रचार कार्य चलेगा। पहले के प्रधानमंत्री कितनी कम रैलियां करते थे, मगर मौजूदा प्रधानमंत्री ने सरकारी खर्चे पर रैलियों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अगर एक देश एक चुनाव नाम की नई नैतिकता बनानी है तो प्रधानमंत्री मोदी को भी अपने चुनावी कार्यक्रम सरकार के खर्चे पर नहीं, पार्टी के खर्चे पर करने चाहिए। उन्हें भी एक नई नैतिकता स्थापित करने की जरूरत है। चुनाव की घोषणा से पहले भी प्रधानमंत्री चुनावी राज्यों में कई सभाएं करने लग जाते हैं। पीएम की इन सभाओं का खर्चा कितना होता है खुद पीएम को बताना चाहिए और यह भी बताना चाहिए कि एक देश एक चुनाव होगा तो कैसे यह सब बंद हो जाएगा। 2014 से ही प्रधानमंत्री मोदी के सरकारी कार्यक्रम भव्य होने लगे, बेहिसाब पैसा बहाया जाता है। क्या कभी इस बात की ऑडिट होगी कि 10 सालों में उनके कार्यक्रमों के पीछे देश ने कितने पैसे फूंक दिए? यही नहीं, 2019 की मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि लोकसभा के चुनावों पर करीब 9,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। इनमें से कोई 5,500 करोड़ तो केवल ईवीएम पर खर्च किए गए। 2014 में 3,426 करोड़ रुपए में चुनाव हो गए। हाल ही में लोकसभा के चुनाव के लिए प्रति उम्मीदवार खर्च की सीमा 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख कर दी गई। विधानसभा चुनावों के लिए 28 लाख से बढ़ाकर यह सीमा 40 लाख कर दी गई है। हर समय चुनाव में व्यस्त रहने वाले प्रधानमंत्री मोदी को अब केवल एक चुनाव चाहिए। जब तक राज्यों में उनके नाम पर वोट मिल रहा था, इस मुद्दे पर केवल चर्चा हो रही थी। जैसे ही राज्यों में जनादेश पलटने लगा, विपक्ष की सरकारें बनने लग गईं, फिर से इस मुद्दे पर लौट आए और इस बार कमेटी बना दी गई। चुनाव में कौन सबसे अधिक खर्चा करता है, चुनाव आयोग या राजनीतिक दल? हमारे पास इसका भी आधिकारिक और पूर्ण आंकड़ा नहीं है। अगर खर्चा बड़ा कारण है तो सरकार को पारदर्शिता के साथ सभी आंकड़े देने चाहिए। अभी तक तो यही देखा गया है कि चुनाव में सबसे अधिक खर्चा राजनीतिक दल करते। चुनाव आयोग को बताना चाहिए और बीजेपी प्रधानमंत्री को भी, अगर पैसे की चिंता है तो उन्होंने खर्चा कम करने के क्या क्या प्रयास किए। क्या चुनावों में खर्चे कम करने का एकमात्र रास्ता यही बचा है कि देश में एक साथ चुनाव हो? इसके पीछे कौन सा गणित है? 2019 के लोकसभा चुनावों को आज तक का दुनिया का सबसे महंगा चुनाव कहा जाता है। चुनाव आयोग की वेबसाइट से पता चलता है कि बीजेपी ने 1264 करोड़ रुपए खर्च किए और कांग्रेस ने 820 करोड़। यह आधिकारिक आंकड़ा है। साफ है बीजेपी ज्यादा पैसे खर्च करती है क्योंकि बीजेपी के पास चंदा भी सबसे ज्यादा आता है। जून 2019 में सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें कहा कि 19 के लोकसभा चुनाव में करीब 55,000 करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे। इसका आधा बीजेपी ने किया होगा। जुलाई 2023 की एडीआर की रिपोर्ट है। 2016 से लेकर 22 के बीच भाजपा को 5,270 करोड़ रुपए से अधिक का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला। बाकी सभी दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड से मात्र 1784 करोड़ के आसपास ही चंदा मिला। बीजेपी को 5,000 करोड़ रुपए का चंदा किसने दिया? आप नहीं जान सकते क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून ही ऐसा है। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है मगर 5 साल हो गए, आज तक फैसला नहीं आया। जनवरी 2022 में एडीआर का एक विश्लेषण आया कि बीजेपी के पास 4,800 करोड़ की संपत्ति है, कांग्रेस के पास 588 करोड़ की संपत्ति है। इतना अंतर आ चुका है। चुनावों को बीजेपी ने महंगा कर दिया। एक बहस चली कि चुनाव इतना महंगा हो गया है कि केवल पैसे वाला ही चुनाव जीत सकता है, तो क्यों ना चुनाव का सरकारी फंड बनाया जाए। इस बहस को गायब कर दिया गया। इलेक्टोरल फंड पारदर्शी क्यों नहीं बनाया गया? जाहिर है एक देश एक चुनाव का नारा सुनने में आकर्षक लग सकता है मगर यही सबसे बड़ा चुनाव सुधार नहीं है। आज एक कानून के तहत आप नहीं जान पाएंगे कि बीजेपी को 5,000 करोड़ का चंदा किन कंपनियों ने दिया और लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिया है। उस व्यक्ति या कंपनी को मोदी सरकार से क्या क्या मिला है, कोई सवाल कर सकता है।
कि चंदा देने से पहले कॉन्ट्रैक्ट मिला है या कॉन्ट्रैक्ट के बाद उसने चंदा दिया है। यही नहीं, बीजेपी को केवल इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा नहीं मिलता, इसके अलावा 48% चंदा दूसरे सोर्स से मिला। भारत में जितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं उन्होंने चंदे की रकम जितनी घोषित की है उससे 3 गुना अधिक रकम अकेले बीजेपी को मिली है। तो हमें नहीं पता कि चुनाव पर कितना खर्चा होता है, एक साथ चुनाव होंगे तो कितना पैसा बचेगा, कैसे बचेगा, केंद्र और राज्य सरकार आचार संहिता से पहले सरकारी खजाने से कितने पैसे लुटा रहे हैं। मगर आप इस बहस में धकेल दिए गए हैं कि एक साथ चुनाव होंगे तो देश का पैसा बचेगा, विकास होगा। हमें खर्चे की राजनीति को ठीक से समझना होगा। 2015 से एक देश एक चुनाव की बात हो रही है। हिंदू में लिखा है कि चुनाव आयोग ने 1982-83 में भी इसका सुझाव दिया था। 2022 में चुनाव आयोग ने कहा कि हम चुनाव करवा सकते हैं, लेकिन ये संविधान में संशोधन करने के बाद ही हो सकता है, जो संसद का काम है। हिंदू की पत्रकार स्मिता गुप्ता ने लिखा है कि 2015 में मुख्य चुनाव आयुक्त ब्रह्म प्रकाश ने एक नोट लिखा कि प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्रा ने मुझे कहा है कि यह तीव्र इच्छा है कि देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ चुनाव हो। बार बार चुनाव होने से कई तरह के व्यवधान आते हैं, योजनाओं को ठीक से लागू नहीं किया जा सकता है। 3 सप्ताह के भीतर चुनाव आयोग ने एक नोट तैयार किया और संसद की स्थायी समिति को सौंप दिया। 2015 में स्थायी समिति की रिपोर्ट आई, जिसने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में एक साथ चुनाव करने का समर्थन किया। 2017 में नीति आयोग ने भी इस आइडिया का समर्थन किया। अगर आप पुराने रिकॉर्ड देखेंगे तो कई तरह की बैठकें होती हैं, बयान हैं, और इसी में 9 साल गुजर गया। अचानक एक कमेटी बना दी गई। 2015 में संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में 1999 के लॉ कमीशन की रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए कहा कि 2 चरणों में एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। कुछ विधानसभा चुनाव लोकसभा के कार्यकाल के मध्य में कराए जाएं और कुछ लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के अंत में। यह भी कहा था कि लोकसभा या विधानसभा के चुनाव जल्दी कराने के लिए 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए, या सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो और दूसरी सरकार ना बन सके। सरकार पहले संसद के विशेष सत्र का ऐलान करती है, विपक्ष आरोप लगाता है उनसे पूछा तक नहीं गया, देश को अंधेरे में रखा गया कि किस पर चर्चा होगी। अभी भी पता नहीं है कि एक देश एक चुनाव पर ही चर्चा होने जा रही है, या फिर कमेटी के गठन और विशेष सत्र का कोई संबंध है भी या नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव असंभव है बिना संविधान संशोधन के। संविधान का संशोधन होना ज़रूरी है। संविधान संशोधन के लिए आम सहमति की ज़रूरत बनती है, तो ये सब बाद में देखा जाएगा। अभी तो ये एक समिति का गठन हुआ है। हमारा विचार बिल्कुल साफ है। कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने साफ कहा है कि ये संघीय ढांचा पर एक भयंकर आक्रमण है और संविधान के संशोधन के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। 2017 में मोदी सरकार ने एक डिस्कशन पेपर नीति आयोग के द्वारा तैयार किया गया था, उसकी कॉपी में आप नहीं देखे हैं, मैं आपको भेज सकता हूँ। उसमें विस्तार से चर्चा हुआ है किन किन तरीके से संशोधन लाने हैं हमारे संविधान में। तो अभी तो ये समिति का गठन हुआ है और समिति का टर्म्स ऑफ रेफरेंस अगर आप देखें तो इन्होंने पहले ही तय कर लिया है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना है जरूरी। तो ये अजीब सा समिति है कि पहले ही समिति को आपने कह दिया है नतीजा क्या होगा और आप समिति को टर्म्स ऑफ रेफरेंस दे रहे हैं। मैं देख रहा हूं कल से ये बीजेपी वालों ने नया शगुफा छोड़ा है, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन। अरे हमको क्या मिलेगा वन इलेक्शन की 10 इलेक्शन की 12 इलेक्शन? बताओ आम आदमी को कुछ मिलेगा वन नेशन वन इलेक्शन? वन नेशन 100 इलेक्शन, वन नेशन 1000 इलेक्शन, हमको क्या मिला? आम आदमी को कुछ मिला? वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन एजुकेशन। सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। अमीर के बच्चे को भी, अंबानी के बच्चे को, अडानी के बच्चे को जैसी शिक्षा मिलती है वैसे मेरे किसान के और मजदूर के बच्चों को मिलनी चाहिए शिक्षा। वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए, नहीं चाहिए हम लोगों को वन नेशन वन इलेक्शन। वन इलेक्शन तुम रखो, हमारी बला से 1000 इलेक्शन करा लो, 2000 इलेक्शन करा लो, हमको क्या फर्क पड़ता है? वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन इलाज। सबको अच्छा इलाज मिलना चाहिए, चाहे गरीब का आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो।
अच्छे से अच्छा शानदार इलाज सबको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? हमारा तो फायदा तभी है जब वन नेशन वन एजुकेशन होगा। हमारा तो फायदा तभी है जब वन नेशन वन इलाज होगा। हमें वन नेशन वन इलेक्शन से क्या लेना देना? तुम्हारे चोंचले हैं, तुम रखो अपने घर अपने चोंचले। पहले अचानक से विशेष सत्र का ऐलान होता है, उसके कुछ समय बाद सूत्रों के हवाले से बात होने लगती है कि एक देश एक चुनाव को लेकर एक हाई लेवल कमेटी का गठन हो रहा है। विपक्ष के नेता सवाल करते हैं कि रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी की घोषणा हो गई है, 24 घंटे बीत गए मगर किसी को पता नहीं कमेटी का दायरा क्या होगा, इसकी शर्तें क्या होंगी। फिर 2 सितंबर को कमेटी का औपचारिक ऐलान होता है। कांग्रेस कहती है कि यह हाई लेवल कमेटी कुछ नहीं बल्कि संसदीय लोकतंत्र को समाप्त करने का एक प्रयास है। इसके बाद अधीर रंजन चौधरी कमेटी की सदस्यता से इस्तीफा दे देते हैं। अब आते हैं कमेटी पर। इस कमेटी में केवल पुरुष हैं, महिलाएं नहीं हैं। दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर से कोई नहीं है। 8 में से 2 सदस्य 80 साल और 90 से अधिक के हैं। दल के हिसाब से देखें तो इस कमेटी में बीजेपी का ही बहुमत नजर आता है। जिस कमेटी में देश के सभी इलाकों का ही प्रतिनिधित्व ना हो, सभी दलों का ना हो, वह एक देश एक चुनाव का फैसला करने वाली है। 2019 में कश्मीर में विधानसभा भंग कर दी गई, राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। कोर्ट में सरकार बता ही नहीं पाई कि कब वहां दोबारा चुनाव होंगे और राज्य का दर्जा बहाल होगा। मगर उसी कश्मीर से एक नेता जो कांग्रेस में कभी थे, इन दिनों बीजेपी के करीब बताए जाते हैं, गुलाम नबी आजाद को कमेटी में डाल दिया गया, जो एक देश एक चुनाव पर फैसला करेगी। इस कमेटी के अध्यक्ष 77 साल के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। कमेटी को 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी है। अमित शाह, सुभाष कश्यप, एनके सिंह, गुलाम नबी आजाद, संजीव कोठारी, हरीश साल्वे इसके सदस्य हैं। सुभाष कश्यप की उम्र 94 साल की है। 2015 में मोदी सरकार ने पद्म भूषण दिया था। एनके सिंह 82 साल के हैं। 2014 में बीजेपी में शामिल हो गए और इसके बाद 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन बनाए गए। संजय कोठारी पूर्व IAS अधिकारी हैं, सतर्कता आयुक्त के पद पर रह चुके हैं और जब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे तब उनके सचिव रहे हैं। हरीश साल्वे वकील हैं, सरकार के ही करीब माने जाते हैं। अभी हाल ही में 3री शादी उन्होंने रचाई है, उन्हें शादी की बहुत शुभकामनाएं। इसी साल 27 जुलाई को संसद में लिखित जवाब में कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने किरोड़ी लाल मीणा के सवाल के जवाब में कहा कि एक देश एक चुनाव लागू करने की 5 चुनौतियां हैं। सभी राजनीतिक दलों की आम सहमति चाहिए होगी। देश का संघीय ढांचा है, इसलिए जरूरी है कि सभी राज्य सरकारों की सहमति मिले। यही नहीं, कई हजार करोड़ का खर्चा बढ़ जाएगा क्योंकि एक साथ EVM और VVPAT हमें चाहिए होंगे। अगस्त 2018 में लॉ कमीशन ने संयुक्त चुनाव पर अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में कहा था कि संविधान के मौजूदा प्रावधानों में संयुक्त चुनाव नहीं हो सकते हैं। इसके लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और लोकसभा विधानसभाओं के नियमों और प्रक्रियाओं को बदलने होंगे। सरकार अपनी कमेटी की घोषणा करने वाले नोट में 1999 की 170वीं लॉ कमीशन का हवाला देती है, लेकिन यह नहीं बताती कि जस्टिस BP जीवन रेड्डी की कमीशन ने चेताया था कि एक रात में वन नेशन वन इलेक्शन का काम नहीं हो सकता। तो क्या 2024 के पहले यह संभव होगा? 1967 तक देश में एक साथ चुनाव होते थे, मगर कई कारणों से असमय सरकारों के गिरा दिए जाने से चुनाव अलग अलग होने लगे। अब हमारा एक सवाल है, एक देश एक चुनाव होता है तो क्या गारंटी है कि उसके बाद केंद्र की सरकार नहीं गिरेगी और फिर चुनाव नहीं होंगे? अगर ऐसा हुआ तो क्या उसके लिए राज्यों की विधानसभाएं भी भंग कर दी जाएंगी? क्या गारंटी है कि एक देश एक चुनाव हो जाने के बाद राज्य की सरकारें नहीं गिरेंगी या वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा? तो क्या यह चक्र नहीं टूटेगा? जरूर कांग्रेस के दौर में सरकारें बर्खास्त हुआ करती थीं, लेकिन यह काम तो बीजेपी के दौर में भी चल रहा है। जब तक चुनी हुई सरकारों को गिराने के खेल से बचाने का अंतिम रास्ता नहीं निकाला जाएगा, एक देश एक चुनाव नहीं हो सकता। यह बोगस अवधारणा है। अलग अलग चुनाव होने ही हैं। यह तभी होगा जब कोई कानून बना दीजिए कि चुनी हुई सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी, भले ही मुख्यमंत्री पार्टी छोड़कर चला जाए या उसके विधायक पार्टी छोड़ दें। जब यह नहीं हो सकता है तो हमेशा ही चुनाव होते रहने की संभावना बनी रहेगी। एक तर्क दिया जा रहा है कि एक साथ चुनाव होने से मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बटेंगी, लेकिन यह कैसे संभव है? रेवड़ी है या लोक कल्याण है, यह बहस अलग से समय की मांग करती है।
इसका समाधान एक देश एक चुनाव से आप नहीं कर सकते हैं, तब भी रेवड़ियां बटेंगी। यूपी की चुनाव में बीजेपी ने अनाज के साथ तेल और नमक भी दिया, गैस सिलेंडर देने का वादा किया। चुनाव से पहले यूपी में लैपटॉप बांटने का भी अभियान चला। यूपी में तो लेबर कार्ड धारकों को पैसे दिए गए, जबकि देश भर में जिन्होंने कार्ड बनाया था उन्हें पैसा नहीं दिया गया। अब इनमें से कौन लोक कल्याण है, कौन मुफ्त की रेवड़ी, ये केवल बीजेपी तय नहीं करेगी। अगर उसे इतनी चिंता है तो एक बार अपनी तरफ से पहल करे। खुद प्रधानमंत्री मोदी खातों में पैसा भेजने की बात करते हैं। खाते में पैसा भेजने की योजना अब मतदान के हिसाब से लागू होने लगी है। इसे रोकने का अब कोई ठोस तरीका नजर नहीं आता। कम से कम एक देश एक चुनाव से तो बिल्कुल नहीं रुकेगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान क्या कर रहे हैं? क्या एक साथ चुनाव होंगे तो वे इस तरह की घोषणाएं बंद कर देंगे? अब हर महीना 1250 रुपया महीना दिए जाएंगे और फिर और इंतजाम करूंगा, और जैसे इंतजाम हो गया तो 1250 से बढ़ा के करूंगा 1500 रुपया। ताली बजाते जाओ। फिर 1500 से बढ़ा के करूंगा 1750 रुपया। फिर 1750 से बढ़ा के करूंगा 2000 रुपया। फिर 2000 से बढ़ा के करूंगा 2250 रुपया। 2250 से बढ़ा के करूंगा 2500 रुपया। 2500 से बढ़ा के करूंगा 2750 रुपया। और उसके बाद बढ़ा के कितने करूंगा? जोर से बोलो, पूरी दुनिया सुन ले, मामा 3000 रुपया महीना देगा मेरी बहनों को। भैया 2024 के आते ही विपक्षी दल और राजनीतिक जानकार चर्चा करने लगे थे कि इस बार जनता को बड़ा झटका देने वाला कौन सा मुद्दा आएगा, किस तरह की घटना होगी। जनता तैयार बैठी है कि उसके मुद्दों पर बात होगी, हिसाब होगा। लेकिन बड़ा झटका जब आएगा तब जनता अपना मुद्दा भूल जाएगी, जनता ही उसकी आंधी में उड़ जाएगी, उसकी कोई बात ही नहीं करेगा, उसे चारों तरफ से एक मुद्दे से बांध दिया जाएगा। जैसे 2019 में पुलवामा और पाकिस्तान के अलावा बाकी सभी मुद्दे पीछे रह गए। क्या मोदी 2024 के चुनाव के लिए किसी बड़े झटके की तलाश में हैं ताकि जनता अपनी बात ना करे, उनके बिछाए मुद्दे में फंस जाए? झटका खाते रहिए, मगर इससे बचना है तो रवीश कुमार ऑफिशियल देखते रहिए। 7 मिलियन सब्सक्राइबर के लिए आप सभी का आभार। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।